Hello everyone, I welcome you back at the platform Indian Academy and let's discuss today's important news editorial. सबसे पहले जो था वो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट लेकर हुआ उसकी जो कंट्रोवर्सी है वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। और इसी कंट्रोवर्सी के अंदर जो कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो इस कम्युनिटी के सदस्य थे, इन्होंने जो अपना अपोज किया था, इस अपोजिशन के साथ अब उन्होंने बोला है कि मिडनाइट के अंदर आपने अपॉइंट करके ना सिर्फ चीफ इलेक्शन के पद को, इसकी नियुक्ति को डिसरेस्पेक्टफुल बनाया है, बल्कि आपने जो हज़ारों लोगों की इंटीग्रिटी है इलेक्शन प्रोसेस को जुड़ी हुई, इलेक्शन प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इन्होंने बोला है कि इसकी जो इंटीग्रिटी है वो डैमेज हुई है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो आप करप्ट हैं और ना ही आपको कोई करप्ट कर सकता है, यानी कि आप अपने वर्ड से, आप अपने कर्म से, आप अपने वचन से और आप सभी चीज़ों से आपके एक्शंस में एक यूनिफॉर्मिटी होती है, उसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। तो इन्होंने इंटीग्रिटी शब्द इस्तेमाल किया और बोला कि इंटीग्रिटी को डैमेज किया इलेक्टोरल प्रोसेस का। ऐसा हमें अभी तक कहीं लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? देखो, अपॉइंटमेंट हुआ है। अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है? अपॉइंटमेंट एक प्रोसेस के माध्यम से हुआ है। उस प्रोसेस के अंदर ये है कि ऐसा होता है जनरली, आप परफेक्ट बैलेंस नहीं बना सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर गया हुआ है, किसी ने रिट लगाई है, पीआईएल लगी हुई है कि जो ये लॉ लेके आई केंद्र सरकार, और जिस लॉ के तहत केंद्र सरकार ने नियुक्ति की है किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की। ये 2023 के अंदर लॉ लेके आए थे। उस लॉ के अंदर उन्होंने कहा था कि जो अपॉइंटमेंट होगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, वो उस लॉ के आधार पे होगी। तो ये लॉ एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद इसके अंदर इन्होंने प्रोविज़न किया था कि प्राइम मिनिस्टर, एक कोई भी यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर के इनकी नियुक्ति करेंगे। उसी आधार पे करी। अब इसमें इन्होंने डिसेंट नोट लगाया, इन्होंने ये बातें बोली, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये उसके पार्ट थे। तो अब हुआ क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 48 घंटे के अंदर हियरिंग होनी है, यानी कि कल ऑलरेडी केस शेड्यूल है हियरिंग के लिए। कौन सा? जिसके तहत जो ये लॉ बनाया गया, इस लॉ की वैधता को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेक किया जाएगा कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट। यहीं ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कहीं हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इरोड तो नहीं करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है वो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। आप समझ गए? तो इसका रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आएगा। लेकिन इन्होंने ये बताया, और कल हमने ऑलरेडी बात कर दी। अभी आपको जो हमारे 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो किसको बना दिया गया? वो ज्ञानेश कुमार को। वो ज्ञानेश कुमार को बनाया, और इसके साथ ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे, इनको आपने प्रमोट किया। और फिर इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया आपने? वो बनाया आपने हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी थे, विवेक जोशी। क्लियर है? ये हमारे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल के लिए केस लिस्ट है। जब जजमेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट के क्या कमेंट्स आएंगे, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है, यस, रशिया और यूएसए दोनों यूक्रेन के जो युद्ध को लेकर के निगोशिएशन की टेबल पे आए हैं। ये जो आपको सामने इस फोटो के अंदर टीम दिख रही है, ये टीम, इस साइड में आपको यूएसए की टीम दिखाई दे रही है, ये फ्लैग देख सकते हो। इस तरफ आपको रशिया की टीम दिखाई दे रही है, ये फ्लैग देख सकते हो। और ये जो शख्सियत है, ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मतलब वहाँ पे जो टर्म चलती है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रशियन फेडरेशन। और ये कौन है? सर्जी लेवरोव। डन। इनको आपने एस जयशंकर साहब के साथ कई मीटिंग में देखा होगा। ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है रशिया की। और इस तरफ आप यूएसए के जो मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मार्को रूबियो को देख सकते हैं। तो ये एक हाई लेवल की मीटिंग बहुत लंबे टाइम के बाद में हुई है। मेन ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था, पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई थी, और उन्होंने बोला कि हम सऊदी अरेबिया के अंदर, तो ये कहाँ हो रही है मीटिंग? रियाद के अंदर। किस चीज़ को ले रही हो रही है? यूक्रेन को लेकर के। तो ये एक बहुत लंबे टाइम के बाद यूक्रेन वॉर के ऊपर कहीं ना कहीं हमें पीस की तरफ जाते हुए मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सऊदी अरेबिया के जो डेलीगेशंस हैं उनकी प्रेजेंस में हो रहा है। अब आपको इसमें कुछ ड्रॉबैक्स दिख रहे होंगे। इसमें कोई भी यूक्रेन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो यूएसए है वो ये कह रहा है कि यूक्रेन को पहले टेबल पर आना चाहिए, बात करना चाहिए उसके बाद। और रशिया से जब तक बात नहीं करेंगे, पीस डील नहीं हो सकती। अब यूएसए के कुछ इनहेरेंट इंटरेस्ट हैं इसके अंदर। नंबर एक, यूएसए चाहता है कि वो इस मैटर को सॉर्ट आउट करके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रशिया के साथ बढ़ाए, उनकी टेंशन कम हो और अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी पे काम कर सके, चाइना को वो काउंटर कर सके। आप समझ गए? ये उसका एम है। दूसरा, यूक्रेन वाले मैटर को शांत करके, यूक्रेन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अबेंडन है, नेचुरल रिसोर्सेज की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है।
अब यूएसए बोल रहा है कि आप क्या करो, आप अपने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मुझे राइट्स दे दो और उसके बाद आपको जो हेल्प चाहिएगी हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। आप समझ गए। और जब तक वॉर की सिचुएशन चल रही है यूएसए वैसे भी इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये सॉरी, थोड़ा सी हेल्थ ठीक नहीं है तो वॉइस क्लियर नहीं होगा। तो यूएसए अब क्या प्रयास कर रहा है कि इसके माध्यम से यूएसए सोच रहा है कि मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँ और ये यूक्रेन से बेनिफिट लगा दूँ। तो इसके लिए अभी स्टार्ट हुआ है ये चीज़, और यूरोपियन यूनियन भी विरोध कर रही है क्योंकि यूरोपियन यूनियन किसके साथ में खड़ी है, वो यूक्रेन के साथ खड़ी है। अब प्रॉब्लम क्या है, यूरोपियन यूनियन की भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अब उनको मालूम है यदि यूएसए अकेले ही बात करने चला गया, और यूएसए नाटो का मेन मेंबर है, इस कारण से क्या होगा, यूरोपियन यूनियन की बिना दखल अंदाजे के भी यूएसए इस पीस डील को आगे बढ़ाएगा। और अगर यूरोप नहीं मानेगा तो यूएसए क्या करेगा, जो बाल्टिक नेशंस हैं उन बाल्टिक नेशन के अंदर यूएसए की फोर्सेस लगी हुई है, यूएसए की नाटो के तहत फोर्स डिप्लॉयड है, कहाँ पे, बाल्टिक नेशंस में। तो अब यहाँ से यूएसए क्या करेगा, इन देशों से अपने सोल्जर्स को वापस ले सकता है। जब ये वापस लेगा तो आपको पता होना चाहिए बाल्टिक नेशन की जो बाउंड्री है वो रशिया से लगती है। इस कारण रशिया का डायरेक्ट अटैक किस तरफ हो सकता है, यूरोपियन यूनियन की तरफ हो सकता है। ये एक थियोलॉजी की बात करी है मैंने, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन भी अंडर प्रेशर में है और यूएसए बोल रहा है कि आप नाटो की डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, जिसको वो लगातार बढ़ा नहीं रहे। तो ये एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है जिसका हमने देखा। ये उसी का एडिटोरियल आपका द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया। अब इंडिया और कतर के बीच में आपको पता है कि भारत के अंदर जो कतर के अमीर हैं उन्होंने भारत में विजिट की है, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब यहाँ पे क्या बात चल रही है आप देखो। अब रिसेंटली आपने देखा, हमने फ्रांस के रिलेशंस देखे, हमने यूएसए के रिलेशंस देखे, आज हमारे पास मौका है कि हम कतर के साथ इंडिया के रिलेशंस देखें। सबसे पहले जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसमें कौन है, कुवैत है, कुवैत के बाद आपका ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, फिर आपका कतर है। तो ये राष्ट्र जीसीसी के मेंबर्स हैं। इन जीसीसी के अंदर हमारा ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रिलेशन इन बाकी राष्ट्रों के साथ है, जिसके अंदर हमारा अभी तक किसके साथ, बहरीन के साथ नहीं है। बाकी राष्ट्रों के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है और जीसीसी राष्ट्रों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। अब कतर की जो ये विजिट है इंडिया के अंदर, अब इससे क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, ना सिर्फ हम जीसीसी के साथ जो एफटीए कर रहे हैं, इसके अलावा हम कतर के साथ अलग से एफटीए करेंगे। ये इसमें बात उठ के आई। उसके बाद इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं जो आपको समझना होगा कि किस प्रकार से हमारी रिलेशन आगे बढ़ रही है, आप समझ जाओगे। सबसे पहली बात, आज की तारीख के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर, इतना निवेश आज की तारीख में कतर का जो सोवरेन वेल्थ फंड है उसके द्वारा इंडिया में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। भारत के आग्रह पे अब कतर क्या करेगा, इस 1.5 बिलियन डॉलर को 10 बिलियन यूएस डॉलर, इस अमाउंट तक ये भारत के अंदर निवेश करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और इस निवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा कतर को, कतर अपनी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का एक ऑफिस कहाँ खोलेगा, भारत के अंदर ओपन करेगा। ये आप इसको अलग से पॉइंट बना के भी 2 लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसके साथ जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस था, जिसको अभी हमने फ्रांस में जाकर के भी वहाँ पे लागू करवाया, वो कतर के अंदर भी ऑपरेट होगा। क्लियर है, कतर के अंदर भी ये आपका जो हमारा यूपीआई है ये वहाँ पे ऑपरेशनलाइज होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कतर का नेशनल बैंक है उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया है, पॉइंट ऑफ सेल की मशीन्स लगेगी उसके द्वारा। चौथी बात करिए, जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है आज की तारीख में कितना है, 14 बिलियन यूएस डॉलर का है। इस ट्रेड को साल 2030 तक डबल करना है। इसका मतलब कहाँ लेके जाना है, 28 यूएस बिलियन डॉलर ट्रेड के आसपास। ये होगी ट्रेड की बात। इसके साथ इन्होंने बोला है, ऑलरेडी मैंने जो आपको यहाँ मेंशन कर दिया, एफडीआई हो गया, यूपीआई हो गया, कतर का इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का ऑफिस हो गया, ट्रेड को डबल करने की बात हो गई। इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और इंडिया और कतर की जो रिलेशनशिप है उसको हम कहाँ लेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक। ठीक है। और कतर क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे वहाँ से ना एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और जो क्रूड ऑयल होता है
इन दोनों का इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं? कतर से। तो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये बातें जो कतर के यहाँ पे जो अमीर हैं उनकी विजिट से भारत में उठ के आई है। अब यही चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अंदर एक इश्यू चल रहा है कतर के साथ रिलेशन में, वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन नेवी के 8 सोल्जर्स थे, उसके अंदर एक कमांडर भी इंक्लूड हैं। ये 8 लोगों को अप्रॉक्स 2020 के या 22 में जो कतर ने इनको एस्पियोनाज मतलब कि राष्ट्रद्रोह और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, और फिर उसका भारत के अंदर काफ़ी विरोध हुआ। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन के माध्यम से भारत ने इन 8 लोगों को वहाँ की कोर्ट ने क्या दी थी? फांसी की सज़ा दी थी। तो पहले तो भारत ने उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ करवाया। माफ़ करवाने के बाद इन 8 लोगों को भारत लाने में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन 8 में से 7 ही अब तक भारत आए। जो एक्स इंडियन नेवी के कमांडर थे वो अभी भी वहाँ पे है, तो उसको लेकर के भारत प्रयास कर रहा है कि उनको भी हम ले आएँ। ठीक है, तो ये एक हमारा बायलैटरल इशू जो नेगेटिव साइड का है वो चल रहा है, लेकिन इसमें भी भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है और वो लेके आ गए। नेक्स्ट एक पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा एडिटोरियल है वो टर्म को डिफाइन करता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन को। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन क्यों चर्चा में? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप पता है कि रिसेंटली 2 इंसिडेंट हुए थे, और एक इंसिडेंट तो बड़ा फेमस हुआ था, वो था अगस्त 9 को, जिसमें आपके नागासाकी में हम सेलिब्रेट कर रहे थे उसकी एनिवर्सरी को। उसी दिन यहाँ पर आर.जी. कर कॉलेज है, कहाँ पे है ये वेस्ट बंगाल के अंदर। इस कॉलेज में क्या हुआ, वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही थी। पोस्ट ग्रेजुएशन की वो 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट थी, और चूँकि जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो ट्रेनी होते हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर भी होते हैं, तो ये वहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर भी थी। इसकी इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर शिफ्ट थी नाइट के अंदर। तो उस शिफ्ट के अंदर वहीं के हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी ने, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था, उसने क्या किया, इसका रेप किया और इस डॉक्टर का मर्डर भी कर दिया। अब उसके बाद काफ़ी अप्रोर हुई, कैंडल मार्चेस हुए, यूथ ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद में जो अपना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो अपराजिता एक्ट भी लेके आई और इसको पारित किया गया, और इसके तहत डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न भी इन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कोई भी आप लॉ लेके आए हो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इस्पेक्ट से इफेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि आज अगर लॉ लाए हो तो उसके बाद ही उसके अंदर किसी को ट्रायल कर सकते हो। ऐसा नहीं किसी ने 10 दिन या 1 महीने पहले कोई क्राइम किया, अब आप लॉ लेके आ रहे हो उसके अंदर उसको ट्रायल करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये तो एक बात होगी, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि किसी को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करना या नहीं करना, ये प्रोरोगेटिव किसका है? जुडिशरी का है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वहाँ का सिविक वॉलंटियर था जिसका नाम संजय रॉय था, जिसने ये हीनियस क्राइम किया था, उसके जब ट्रायल्स चले तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज है उन्होंने अपने जजमेंट के अंदर कहा कि ये जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंदर नहीं आता, और उसको क्या दिया गया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी डेथ नहीं दी गई। अब डेथ नहीं दी तो लोग बड़े नाराज़ थे, सोसाइटी के अंदर काफ़ी इसको लेकर के क्रिटिसिज्म हो रहा था। सरकार, लोगों की आकांक्षाओं से चलती है, तो सरकार ने भी बोला कि इसको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन आपको समझना होगा, जुडिशरी ने जो अपना डिसीजन दिया है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर दिया होगा। तो उन्होंने बोल दिया रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, और उसको क्या किया वहाँ से, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब रिसेंटली क्या हुआ, एक और केस हुआ, और ये केस कहाँ का? केरला का है। अब इस केस में क्या हुआ, केरला वाले केस के अंदर, वहाँ पे केरला के अंदर एक लेडी थी, उसका मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद, मर्डर करने वाला कौन था? वो भी उसका कोई पार्टनर ही थी। कैसे किया? उन्होंने क्या किया, उसको एक ड्रिंक ऑफर की, और उस ड्रिंक के अंदर उन्होंने पॉइजन ऐड कर दिया। पॉइजन ऐड करने के बाद उसकी 10 या 12 दिन के बाद उसकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद जब इंक्वायरी हुई, मालूम चला तो ऐसा ऐसा किया। अब यहाँ पे जो जजमेंट आया जो वहाँ के सेशन कोर्ट का, उन्होंने इसको एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। क्या माना है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। और यहाँ पे क्या अवार्ड किया उन्होंने? यहाँ उन्होंने डेथ पेनल्टी अवार्ड करी। आप समझ गए? अब इन दोनों को लेकर के जो ये हमारा एडिटोरियल आया कि व्हाट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन, इसको रिव्यू करने का एक मौका मिला। अब हम क्या समझें, कैसे समझें, उसके लिए थोड़ा सा हम एक नया पेज लेते हैं। रुकिए, वेट करिए। नाउ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कहानी को समझने से पहले भारत के अंदर डेथ पेनल्टी को लेकर क्या प्रोविज़न है, क्या चीज़ें चल रही है, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पे थी।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको अपहेल्ड कर रखा गया। ये बात थी 1972 के अंदर, केस था जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को वैलिड दिया था, क्योंकि विरोध किया गया था कि जो डेथ पेनल्टी है वो हमारे आर्टिकल 14 है जीवन जीने की, उसके खिलाफ जाता है। तो ये इन्होंने इस केस के अंदर इन्होंने इसको वैलिड किया था। यहाँ ये बात ख़त्म हो गई। और ये देने के बाद फिर क्या हुआ आगे, अब जब ये जजमेंट डिलीवर किया तो जो आर्गूमेंट करने वाले थे उन्होंने क्या बोला, उनका ये कहना था आर्टिकल 14 क्या बोलता है, हमको एक तो इम्पॉर्टेंट है, एक तो हमें क्या देता है, इक्वालिटी देता है, और दूसरा जो आपका आर्टिकल 19 है वो आपको आपके फंडामेंटल लाइफ, आपकी लाइफ, इन सब के लिए गारंटी देता है। बोला इनका वायलेशन हो रहा है, इसलिए डेथ पेनल्टी को क्या करो, ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात उठी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैपिटल पनिशमेंट है, जिसको डेथ पेनल्टी को हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, ये बोला ऐसा है कि ऑलरेडी जो क्राइम करता है उस क्राइम की धाराओं के अंदर मेंशन है कि इसका प्रोविज़न है। तो जो क्राइम करने वाला है उसको आर्टिकल 21 के तहत ऑलरेडी ये उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हैंस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेथ पेनल्टी इज़ वैलिड। हमारे काम की यहाँ पे इतनी ही चीज़ है। अब क्या हुआ, डेथ पेनल्टी तो बता दिया आपने, ये तो सब बोल दिया, लेकिन डेथ पेनल्टी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो यहाँ पे जो जजेस थे, उन जजेस का क्या था, डिस्क्रिशन था। इसको कम करने के लिए, क्या करने के लिए, 1980s के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चला, वो था बच्चन सिंह के नाम से, बड़ा फेमस केस है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस के अंदर यही बात चली कि जजेस हैं वो तो अपनी मर्जी से जजमेंट सुनाते हैं, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, किसी को डेथ पेनल्टी देते हैं, तो इसका निर्धारण कैसे करें। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत है। अगर किसी को देनी है तो देखना पड़ेगा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है। तो ये डॉक्ट्रिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कहाँ से निकला, बच्चन सिंह केस से। तो यहाँ ये बात उठ के आ गई। अब इसके बाद ये तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन बोलने के बाद अब प्रॉब्लम ये होगी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है, ये किसी को पता नहीं है। अब उसके लिए भी एम्बिग्यूटी है। उसके लिए एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए फिर इसके तुरंत बाद 1983 के अंदर मच्छल सिंह केस हुआ था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को डिफाइन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको पहचानना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कौन सा है, तो हमको 5 आधार पे काम करना होगा। हमें कुछ देखना होगा कि क्राइम की गई स्थिति कैसी है, क्राइम कैसा है। तो इसके अंदर जो 5 आधार दिए हैं वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला आधार दिया है कि आखिर जो क्राइम किया है, मान लो सपोज किसी ने मर्डर किया है, तो उसने मर्डर किस तरीके से किया है, उसका मैनर क्या है। अब उसके मैनर से क्या होता है ना, उसके मैनर से सोसाइटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या वो ब्रूटल था, क्या वो उस कम्युनिटी के अंदर एक्सट्रीम भावना लेके आ रहा है। जैसे अभी ये जो आरजी कर इंसिडेंट हुआ, उसमें लोगों की भावनाएं भड़की, ये एक आधार है। दूसरा आधार क्या बोला कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है मर्डर करने का, आखिर वो क्यों कर रहा है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप अगर किसी का मर्डर कर रहे हो, एक क्या हो सकता है, आपका पर्सनल रीजंस हो सकता है, किसी से आपकी दुश्मनी हो, और एक पर्सनल नहीं होता है, सोसाइटल होता है। कैसे, सोसाइटी के अंदर आपने सपोज किसी माइनॉरिटी को कर दिया, माइनॉरिटी का मर्डर किया, या फिर आपने जिसका मर्डर किया उसके अंदर सोसाइटी के कुछ लोग और इन्वॉल्व थे, उन्होंने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी। इस कंडीशन के अंदर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया है। तीसरा, सोसाइटी के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ता है, सोशल इम्प्लीकेशंस कितनी है। क्लियर है। फिर बोला जो उसने क्राइम किया है उस क्राइम का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना प्रभाव पड़ रहा है उसका। और उसके बाद लास्ट के अंदर उन्होंने बोली कि आपको यह भी देखना होगा जिसने क्राइम किया है, वो जो क्राइम करने वाला है वो कौन है। क्या वो कोई बच्चा है, या वो कोई अपाहिज है जिसे कोई हेल्प नहीं मिली, परेशान रहा हो। इन 5 आधार के ऊपर ही जजेस हैं वो डिसाइड करेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है।
अब ये चर्चा में क्यों आया था, ये दो इंसिडेंट्स हुए इसलिए, और यही बात इस आर्टिकल में बोली गई है। सो आज भी इंडिया में जब भी कोई डेथ पेनल्टी अवॉर्ड होती है या नहीं होती है, ये जो डॉक्ट्रिन है ये बार बार चर्चाओं में आता है। तो आज अभी चल रहा था इसलिए हमारे न्यूज़ के अंदर गया। हमने कुछ केसेस देख लिए, इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे सोलर प्लेनेट के अंदर जो टोटल 9 ग्रह थे, पहले उसमें प्लूटो को बाहर कर दिया गया, टोटल 8 ग्रह हैं अभी। इन 8 ग्रह के अंदर जो आउटर सेल्स के अंदर, उसके अंदर सैटर्न भी है। अब सैटर्न के चारों तरफ आपको रिंग्स देखने को मिलती है। इसकी रिंग्स के निर्माण की थ्योरी आज तक कंफ्यूजिंग है और उसके ऊपर कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं आया। ये कब बने, क्या बने, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। यहाँ पर ये आर्टिकल दिखा रहा है कि आपको पता है एनसीईआरटी की अगर आप बुक्स भी पढ़ते हो तो आपको सैटर्न की रिंग्स की फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। और क्यों नहीं लिखा होता, उसका रीजंस क्या है, इसके लिए अभी साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमने इसके लिए कई मिशंस भेजे लेकिन हमको डाटा अभी भी स्पेसिफाई नहीं हुआ कि ये क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बाहर के जो हमारे आउटर 4 प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर सैटर्न भी है, अब इनकी जो निर्माण है वो कैसे हो रखा है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ना, वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए मोस्टली। ठीक है, और चूंकि हाइड्रोजन और हीलियम क्या होती है, लाइट गैसेज होती है, इस कारण से इनका जो एटमॉस्फेयर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है अर्थ की तरह। हमारे यहाँ पे किसकी भरमार है, हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन है 71%, तो वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम से ये बने। अब इसके क्या है, इन ग्रहों के चारों तरफ एक रिंग नुमा संरचना है जिसको हम रिंग्स बोलते हैं। अब ये रिंग्स का कई थ्योरीज है कि कैसे बनी। एक थ्योरी ये बोलती है कि जो रिंग्स है ना, ये कुछ आइस जो सफ़ेद कलर की होती है उसके और प्लस डस्ट के, इन दोनों से मिल के बने हैं। अब इनसे मिलने के कारण हमको ये थोड़े से ऐसे जो मोती होते हैं ना, मोती की शेप में दिखाई देते हैं, मोती के कलर के दिखाई देते हैं। आप इस इमेज में देखोगे आपको मोती के जैसा कलर दिख रहा है। तो ये एक थ्योरी है और ये चारों तरफ घूमते हैं क्योंकि ऑर्बिट है, तो वो कोई डाउट नहीं। अब हम नासा ने अभी तक जितने प्रयास किए हैं सैटर्न को समझने के लिए, तो वो सिर्फ नासा ने किए हैं। और सैटर्न के अलावा अगर हमने जैसे हमारा जुपिटर के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन गया, वो भी नासा का ही है। तो नासा ने ही सिर्फ इसके लिए प्रयास किए हैं और नासा के 4 मिशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक तो है उसका पायनियर 2 था, उसके अलावा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, और फिर आपका कैसिनी। ये उसने 4, यहाँ पे वॉयेजर 1 और 2 2 हो गए, टोटल 4 मिशन उसने भेजे। और इसके अंदर कैसिनी ने सबसे लंबा लगभग 2004 से लेकर के 2017 तक ये वॉयेजर, ये सारे के सारे कोई लैंडर नहीं है, कोई रोवर नहीं है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल मिशन है। तो जैसे वॉयेजर है, ये तो मतलब कि हमारे यूनिवर्स की सीमा को क्रॉस भी कर चुके हैं, आप समझ गए। तो ये मिशन जो यहाँ से भेजे गए सारे कैसे थे, ऑर्बिटर। इन्होंने चारों तरफ चक्कर लगाए, चक्कर लगाने के बाद इन्होंने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन ये पता नहीं कर पाए। पता क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की जब संरचना का पता करते हैं तो उसमें संरचना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे लिए, क्या उसके ऊपर क्रेटर है। यदि उसके ऊपर क्रेटर है तो वो कितना पुराना है, उससे हम उसकी आयु का पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना हो सकता है। अब ये रिंग्स है, इनके ऊपर क्रेटर तो है ही नहीं, और दूसरा ये जो मटेरियल है इनके अंदर डस्ट और आइस, ये इतनी छोटी है, इतनी फास्ट घूमती है कि ये अपने एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो अंदर की तरफ सैटर्न की तरफ भी जाती है। तो इस कारण से ये ऐसा लगता है कि यंग है, लेकिन कोई थ्योरी अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। अब नासा ने एक मिशन कहाँ भेजा था, नासा ने एक मिशन भेजा था जुपिटर पे, और जुपिटर के ऊपर कौन सा मिशन भेजा, यूरोपा क्लिपर। ये मिशन वहाँ क्यों भेजा है, एक्चुअली इनको जो इनकी सरफेस है, किसकी, जो जुपिटर के मून की सरफेस है यूरोपा की, उसके नीचे सब सरफेस, यानी कि सरफेस के नीचे उनको पानी की कई किलोमीटर की मोटी सतह देखी गई, उसकी स्टडी के लिए उन्होंने वहाँ भेजा। और सेम यहाँ भी यही माना गया है कि सैटर्न का जो ये हमने 4 मिशन भेजे, पायनियर, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी, तो कैसिनी और वॉयेजर ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि सैटर्न के अंदर भी डाउन साइड के अंदर, उसके अंदर भी सब सरफेस, मतलब कि सरफेस के नीचे शायद पानी के कुछ अंश हो, इसलिए ये फिर चर्चाओं में है। और इसीलिए अब इन रिंग्स को जानने से क्या होगा, रिंग्स को जानने से आपको यूनिवर्स का कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कब बना, कितना टाइम लगा, इसके बारे में पता चलेगा। तो अभी भी इसके बारे में कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये हमें हमारे अर्थ के इवोल्यूशन को, हमारे यूनिवर्स के इवोल्यूशन को समझाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन स्टील के बारे में। आपको पता होना चाहिए जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक कार्बन
एमिशन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। कार्बन एमिशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एक आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक आपके थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जापान विश्व के अंदर यूएसए, चाइना, इन सब को छोड़ के हाईएस्ट कार्बन एमिट करता है। किस क्षेत्र के अंदर? स्टील के निर्माण के अंदर। तो अब जापान ने क्या किया है, बोला हम जो हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, जो उनके स्टील मैन्युफैक्चरिंग के पावर प्लांट्स हैं, उस स्टील मैन्युफैक्चरिंग के पावर प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे वो ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस क्या है? ब्लास्ट फर्नेस तो है जहाँ कोई चीज़ जलाते हो आप, एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। तो ब्लास्ट फर्नेस जब हम कोई चीज़ को हीट करने के लिए, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ भी ब्लास्ट फर्नेस होते हैं। स्टील को भी आप जब बनाते हो तब भी चाहिए होते हैं। तो जो ये ब्लास्ट फर्नेस हैं, इसके अंदर कोयले का इस्तेमाल करता है जापान, जिस कारण से प्रदूषण ज़्यादा होता है। अब जो यूरोप वाले राष्ट्र हैं, यूएसए है, चाइना है, वो क्या करता है, इस ब्लास्ट फर्नेस को इलेक्ट्रिक फर्नेस के यूज़ करता है। जहाँ जापान, इंडिया, ये क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फर्नेस। अब इस इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके आते हो। कहाँ से लाते हो? किसी न किसी सोर्स से लेके आते हो। जापान बोलता है कि अब हम भी ये जो एनर्जी है वो ग्रीन लेके आएंगे, और इसके लिए उसने क्या किया, जो उसकी प्राइवेट गाड़ियाँ, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, और कार के अंदर आपको पता है स्टील की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब इंडस्ट्री तो जापान छोड़ नहीं सकता, लेकिन जापान ने बोला है कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कार बनाने वाली कंपनियां, वो क्या करेगी, वो कंपनियां अब इस स्टील के अंदर ग्रीन स्टील का इस्तेमाल करेगी। और यदि आप ऐसा करते हो तो उन्होंने बोला कि हम लगभग $330 आपको सब्सिडी देंगे। $330 के आसपास, मतलब 28 से 29 हज़ार रुपये एक गाड़ी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्टील के इस्तेमाल से। इसका मतलब क्या है, कंपनीज कहाँ मोटिव होगी, वो सोचेगी कि हम भी इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाए और हम भी ग्रीन स्टील यूज़ करें। अभी आपने देखा था रिसेंटली इंडिया ने स्टील के लिए हमने एक रेटिंग सिस्टम भी बनाया है कि किसके अंदर कितना कार्बन कंज्यूम होता है, उससे हमको पता चलेगा कि स्टील कितना कार्बन एमिट करता है और किस ग्रेड का है, A+ और ऐसा हमने बनाया था। और अब ये जापान भी कर रहा है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशंस के अंदर लिखने के लिए, किस प्रकार हम जो कार्बन के खिलाफ लड़ाई है उसके अंदर हम इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये एक थोड़ा सा एक होलोग्राम था। इस होलोग्राम से हम क्या समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। यहाँ मेंशन किया है कि डाटा कलेक्शन का काम हो रहा है। किसका डाटा कलेक्शन? ये डाटा कलेक्शन हो रहा है आपका सीपीआई के लिए। तो क्या करेंगे, इस सीपीआई के डाटा के लिए जो रिटेल और शॉपकीपर्स हैं उनके पास कौन जाएंगे, एनएसओ के पदाधिकारी जाएंगे और वो उनसे डाटा लेंगे। उस डाटा को सारा संग्रहित किया जाएगा और कितनी शॉप पे जाएंगे, तो 50,000 रिटेल शॉप्स के ऊपर। और भारत के लगभग 2295 मार्केट में ये लोग घूमेंगे, हर महीने जाते हैं। और जाके क्या करते हैं, ये जाने के बाद वहाँ से सीपीआई का डाटा लेंगे, इन्फ्लेशन की रेट पता करेंगे और उसके ऊपर फिर इन्फ्लेशन की टारगेटिंग वगैरह का काम होता है। ये सारा काम कर कौन रहा है, तो ये सारा काम कर रहा है एनएसओ। एनएसओ किस मंत्रालय के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसी प्रकार से ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तय होता है, जिससे महंगाई तय होती है, जिससे डियरनेस अलाउंस की रेट तय होती है ये, और उसी से कुछ आपका जो लेबर्स की रेट भी इसी आधार पे तय होती है। समझ गए आप? तो ये एक इस तरह की चीज़ें एग्जाम में आपको हेल्प करती हैं पढ़ने के लिए। अब आया है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर। क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर? आपको पता है, आपके जो सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, या फिर आप कोई एफडी करते हो, या आप कोई रिकरिंग डिपॉजिट, 3-4 चीज़ होती है। एक सेविंग बैंक है आपका, सेविंग बैंक में आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, या फिर आपका एफडी का अकाउंट होगा, या आपका आरडी का अकाउंट होगा। तो आप क्या करते हो, इनके अंदर अपने पैसे जमा करते हो। एक आम नागरिक ही जमा करता है। अब जब ये आम नागरिक इन्हें पैसे जमा करता है और सपोज किसी कारण से वो बैंक क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। भाई हम तो बैंकिंग की प्रोसेस इतनी जानते नहीं है, तो एक आम नागरिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए बैंक कोलैप्स हो गया। अब ये जो बैंक का सुपरविजन कौन करता है? आरबीआई। तो ये आरबीआई की मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन कस्टमर्स के, इन बैंक्स में जो पैसे पड़े हैं उनको बचाए रखें। तो आरबीआई करती है, आरबीआई इन बैंकों से रेगुलर एक, ये बैंक इसको क्या करते हैं, एक प्रीमियम पे करते हैं, और आरबीआई उस प्रीमियम के आधार पे जो आम जनता का पैसा है, उस आम जनता के पैसे को, जो आपका डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंस कवर देता है। उसको हम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर कहते हैं। अब ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है, ये इसके लिए एक कंप्लीट टर्म है जिसका नाम क्या है आपका, DICGC, डिपॉजिट
इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो संस्था है ये आरबीआई के अंदर ही काम करती है, और ये क्या करती है, आपके जो पैसे इन केस अगर बैंक कॉलेप्स हो गया तो आपको आपके पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या पूरे पैसे मिलेंगे? नहीं। कितने मिलते हैं? तो आपकी ये सीमा 5 लाख रुपए की है। पहले से 5 लाख थी? नहीं। पहले ये सीमा अगर 2020 की, पहले तो जब 1962 के आसपास ये आया था तब तो ये 1500 रुपये थे, लेकिन 2020 के अंदर 1 लाख से इनको 5 लाख कर दिया गया। अब इसको दोबारा से रिवीजन करने की बात चल रही है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। अभी क्या हुआ, रिसेंटली 2 बैंक्स हैं वो, अब इसमें क्या, जितने आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं, या आपके कोई भी लोकल एरिया का बैंक्स हैं, ये सारे के सारे बैंक इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं, लेकिन आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो इसके अंदर कवर नहीं होती। जैसे आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है विलेज लेवल पे या फिर पंचायत समिति के लेवल पे, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं होती। बाकी आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए, या फिर आपका रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, या आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, वो भी शामिल है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें शामिल नहीं होती है। अभी रिसेंटली एक आपको बैंक का नाम पता होगा जो महाराष्ट्र के अंदर, आई थिंक लास्ट ईयर इशू हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर एक बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था, उसके अंदर फ्रॉड्स निकले, फिर आरबीआई ने उनको बैन लगाया, ये लगा, उसका कंट्रोल अपने पास लिया। और अभी रिसेंटली एक और न्यू बैंक है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो ये भी बैंक हर साल इसको लॉस हो रहा था, तो लॉस होने के बाद इसमें करीब करीब इसकी मुंबई के अंदर 30 ब्रांचेस हैं, तो ये हर साल लॉस कर रहा है। और बैंक एज सच ऐसा प्रोफेशन है नहीं, तो कुछ इरेगुलरिटीज़ आरबीआई को मिली, आरबीआई ने इनकी लोनिंग बंद कर दी, इनको डिपॉजिट लेने से मना कर दिया। अब जो इसके पैसे हैं वो इसके माध्यम से DICG इसी के माध्यम से 5 लाख तक आपको मिलेंगे। अब 5 लाख आप ऐसा सोचो कि हर बैंक अकाउंट में है, मिलेंगे नहीं। आपका किसी एक बैंक के, चाहे आपके कितने भी खाते हो, सपोज आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उसके पास, उसमें आपके 5 अकाउंट हैं, इन 5 अकाउंट के अंदर आपके अलग अलग, एक में 1 लाख, एक में 2 लाख, एक में 4 लाख, एक में 6 लाख, आपने इतने पैसे रखे हैं, 6 और 4 10 11 12 13 लाख। इस 13 लाख में से आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, और इसमें से यदि आपने कोई इंटरेस्ट लिया है तो वो भी 5 लाख के अंदर ही इंक्लूड होगा, उससे ऊपर आपको नहीं मिल सकते। समझ गए आप? अलग अलग बैंक में है तो अलग बात है, तो अब इसको रिवीजन की बात चल रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हमने देखी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में हमने देख लिया, और जो कल और परसों हमने जो न्यूज़ डिस्कस की थी उसमें हमने जो लॉ आया उससे पहले क्या प्रोविजन थे, ओरिजिनली क्या प्रोविजन थे, सारी बातें कर ली। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसके ऊपर एक एक्सप्लेन है, पूरा कंप्लीट एडिटोरियल आया, उसको हम कवर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऑलरेडी उसका डिस्कशन, हमने कंप्लीट डिस्कशन जो बातें लिखी है वो हम कर चुके हैं। अब लास्ट न्यूज़ आज की वो आपको अपने जो दैनिक भास्कर है उसमें थी, और एक अच्छी लगी। ये बोल रहा है कि राजस्थान में आखिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, और क्या औद्योगिक समस्याएं हैं, और कैसे ख़त्म होगी। तो इसके बारे में चिंता की यहाँ पे अपने लेखक ने अपने विचार रखे हैं। ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनके पर्सनल विचार हैं, लेकिन हमारे लिए एज ए स्टूडेंट कुछ काम की चीज़ें हैं। क्या है? इनका कहना है कि जयपुर के अंदर आपका, आप जानते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, और हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का उद्योग चलता है। इसके अलावा जोधपुर बड़ा फेमस है फर्नीचर के लिए, आपके ये छोटे मोटे कारखानों के लिए, उद्योगों के लिए, एग्रीकल्चर उपकरणों के लिए नागौर फेमस है। उदयपुर के अंदर खनन और इसकी प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं। कोटा के अंदर पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट की है, चित्तौड़ के अंदर है, और भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल है। पाली के अंदर भी आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नीमराना के अंदर आपका औद्योगिक क्षेत्र है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी, और इसमें बालोतरा भी आप ऐड कर लो जिसके अंदर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिफाइनरी वगैरह, बाड़मेर को ऐड कर लो, इतना सब कुछ होने के बाद राजस्थान में आखिर क्यों नहीं हो रहा है? तो इन्होंने कुछ समस्याएं बताई है। बोला हो क्या रहा है, आप एक तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री को चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो इतनी सस्ती नहीं है। दूसरा, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी कोई समुद्र से कनेक्शन है नहीं, तो रोड से आप मोस्टली, आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन रोड माध्यम से होता है। जब आप रोड से करोगे तो ये कॉस्टली अफेयर है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बन जाती है, इस कारण से भी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। फिर आपके यहाँ पे ना, आपको पता है, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं हमारे कम हैं, तो मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डार्क जोन में आती है। इंडस्ट्री को पानी चाहिए,
रिको इनको पानी प्रोवाइड कर नहीं पाता, तो इनको खुद से कोई बोरवेल लगाना पड़ता है या फिर कोई अरेंजमेंट करते हैं। अगर ये प्राइवेट वेंडर से लगते हैं तो वो भी कॉस्ट बढ़ाता है। और अगर मान लो ये बोरवेल लगाते हैं तो इनको सेंट्रल ग्राउंड वाटर से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो परमिशन आसानी से मिल नहीं पाती। क्यों? डार्क जोन के अंदर तो पानी की। फिर आपका जो लाइटिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, और अब पॉल्यूशन, इसमें एक नया एंगल आ गया है, आप समझ गए। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, तब जा करके हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, तब हम डेवलप हो सकते हैं। ये इस आर्टिकल के अंदर बात कही है। सो दिस इज द एंड ऑफ द एडिटोरियल डिस्कशन। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।